जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पीछे हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी भी पढ़ी थी, हीलियम का मास डिफेक्ट भी हमने पढ़ा था। अब ना उसको हम थोड़ा मुख्तसर भी कर सकते हैं, यानी वो जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी उस एग्जांपल को मैं थोड़ा आसान भी करवाता हूँ आपको। उसके आसान करने का एक तरीका आपको ट्रिक समझाता हूँ। हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 म्यू मास डिफेक्ट। कहता अगर किसी चीज़ का मास डिफेक्ट फ़र्ज़ करें 1 म्यू हो, बेटा 1 म्यू 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1.6606 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -27 किलोग्राम ये होता है। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर किलोग्राम में लिखें तो ये 1.6606 से 10 रेज़ की पावर -27 किलोग्राम है। ठीक। बाइंडिंग एनर्जी अगर आपने निकालनी हो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलती है? और बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट से ही बनती है ना, डेल्टा एम इंटू सी सके। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम कितना बच्चों? डेल्टा एम है 1.6606 10 रेज़ की पावर -27 ज़रब सी स्क्वायर कितना है? 9 इंटू 10 रेज़ की पावर 16। सी स्क्वायर होता है 9 इंटू 10 रेज़ की पावर 16। सी 3 इंटू 10 रेज़ की पावर 8 होगा, तो ये 9 इंटू 10 रेज़ की पावर 16 है। ये आंसर जूल में निकलेगा क्योंकि मैंने सारे यूनिट ऐसे यूनिट में पुट किए हैं। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10 रेज़ की पावर -19 से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जितने भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, न्यूक्लियर पार्टिकल्स, उन न्यूक्लियर पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का छोटा यूनिट है, तो अक्सर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10 रेज़ की पावर -19 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आपके पास आंसर निकलेगा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, तो ये आंसर निकलेगा बच्चों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट छोट भी है और ये MCQ भी है। अगर मास डिफेक्ट 1 म्यू हो, 1 एटॉमिक मास यूनिट हो, मास डिफेक्ट अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट हो 1 म्यू, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ज़रा पिछले पर आ जाएं, ज़रा ये देखें, हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी है बच्चों हीलियम की। इधर तक देखें ज़रा, ये आपको पता चल गया ना? ये देखें ज़रा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। जब आपने 2 प्रोटॉन का मास, 2 न्यूट्रॉन का मास और मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आया था। ये आंसर आया था डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.03034 म्यू। और बच्चों एक म्यू अगर मास डिफेक्ट हो तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी बनती है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक म्यू की। अगर इतने म्यू हो फिर क्या होगा? तो देखें बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, देखो सिर्फ एक म्यू की 931 है, 0.03 की कितनी होगी? तो हम ज़रब दे देंगे ना, 0.03034 म्यू था। एक म्यू की बाइंडिंग एनर्जी है 931, ये 931 से ज़रब दें। और बच्चों यहाँ पर ही 1 म्यू की जगह 931 देंगे, 931 से ज़रब देंगे ना तो ये बाइंडिंग एनर्जी इतनी निकलेगी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन। लो जी, ऐसे कर लें, ये इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको ज़बान नहीं आने चाहिए कि 1 म्यू 1 एटॉमिक मास यूनिट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की बाइंडिंग एनर्जी होती है 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931। अब जितने म्यू होगा 931 से ज़रब दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक अल्टरनेट है किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने का। हमारे पास मास डिफेक्ट म्यू में होना चाहिए। चले, अच्छा बच्चों, अब ज़रा बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ पर आ जाओ। बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ जी, अब देखें ज़रा, ये हमने बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बनाया किस किस के दरमियान। आंसर है वही, एक्स एक्सिस के ऊपर एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नंबर, वाई एक्सिस के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बच्चों, खाली बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर नहीं। और जिसका मास डिफेक्ट सबसे ज़्यादा था, जिसके मास में सबसे ज़्यादा कमी आई थी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी तो ज़्यादा होगी बच्चों। डेल्टा
एम मैच डिफेक्ट पर न्यूक्लियन ये मैक्सिमम था किसका, आयरन के केस में। किसी भी एक न्यूक्लियन का मैच जो सबसे ज़्यादा कम हुआ है वो आयरन के केस में हुआ है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी मैक्सिमम होगी किसकी, आयरन की। तो ये याद रखना, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी की है ना, खाली बाइंडिंग एनर्जी नहीं कहना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखो बच्चों, खाली बाइंडिंग एनर्जी और चीज़ है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और चीज़ है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की सबसे ज़्यादा होती है, और ये कितनी होती है, ये आई थिंक 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 8.8 पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं। आयरन के किसी एक न्यूक्लियन को अगर न्यूक्लियस में से सेपरेट करना है तो हमें 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, वही बात है, शुरू में सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, हाइड्रोजन प्रोटियम की तो ज़ीरो होती है ना। बाइंडिंग एनर्जी मैच डिफेक्ट शुरू ही ड्यूट्रियम से होता है, H12 से, H12, फिर ऊपर चलते जाए हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चंद एक पीस आपने याद करनी है। और सबसे ज़्यादा फिर आयरन की है, उसके साथ फिर, यानी आप देखें ना सेंटर में ग्राफ तकरीबन सेम है, ये तकरीबन सेम है, इन सब की बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन सेम है। एंड पर चले जाएं तो ग्राफ नीचे चला गया। इसका मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी। बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा पता कहाँ होती है, एटॉमिक मास 50 से लेके एटॉमिक मास 80 के दरमियान। यानी एटॉमिक मास लेस देन 80 ग्रेटर देन 50, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। तो देखो, आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है, तो 50 से 80 के दरमियान इनकी बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन ज़्यादा भी होती है और तकरीबन सेम भी होती है सबकी। लार्ज है एंड नियरली सेम, नियरली इक्वल, और आपस में तकरीबन इक्वल, और इनमें से सबसे ज़्यादा होती है किसकी, आयरन की। शुरू वाले जो एलिमेंट है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, एंड वाले की भी कम है। देखो ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन होती है बच्चों 7.6। देखो ये यहाँ पर थी 8.8, इधर देखें बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7.6, ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ठीक है ये ऐसे। और इस इधर आ जाए तो इधर बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, तो इधर बाइंडिंग एनर्जी आपके पास है बच्चों, ये देखें इधर बाइंडिंग एनर्जी होगी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जाएगी। तो यूरेनियम दुनिया का सबसे आखिरी एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है, यूरेनियम 238, रेडियम, रेडोन, यूरेनियम, इन सब की बाइंडिंग एनर्जी देखें, जितने हैवी एलिमेंट हैं इन सब की बाइंडिंग एनर्जी अगर आप देखें तो वो कम है, 7.6। आयरन की कितनी है, 56, आयरन की 8.8। तो बच्चों शुरू में ग्राफ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, आयरन तक बढ़ेगा, उसके बाद ग्राफ फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होती है, 56 पर पहुँच के मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो जितने भी हैवी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, ठीक है। इन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, और यहाँ पर जो एलिमेंट आते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, ये याद रखना। खाली बाइंडिंग एनर्जी नहीं कहना बच्चों, खाली बाइंडिंग एनर्जी, जैसे देखो यूरेनियम 238, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पता कितनी होती है, इसकी सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी होती है 1800 बच्चों, 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा ख्याल ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, मेगा, हाँ ऐसा। और आयरन की पता कितनी होती है, आयरन 56, इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यूरेनियम की बच्चों 1800 है, आयरन की है 492। अब मैं आपको समझाने लगा,
अब आपको मैं समझाने लगा था कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी, खाली बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम की 1800 है, आयरन की 492 है, 492 है। अब आप यहाँ से तो कहेंगे सर बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम की ज़्यादा होती है, आयरन की कम होती है। और बच्चों खाली बाइंडिंग एनर्जी तो कुछ है ही नहीं। और ये 1800 कितनों की है? 238 न्यूक्लियॉन्स की 1800 है, 238। और ये 492 किसकी है? सिर्फ 56 की। इस 1800 को 238 पर डिवाइड करो, इस 1800 को 238 पर डिवाइड करो, ये 7.6 बनेगा। इस 492 को 56 पर डिवाइड करो, 8.8 बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूरेनियम के किसी एक न्यूक्लियन को अगर बाहर निकालना है तो आपको 7.6 एनर्जी देनी पड़ेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयरन के अगर किसी एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से सेपरेट करना है ना, ये न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस में से किसी एक को सेपरेट करना है, बाहर निकालना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी 8.8। तो बच्चों खाली बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं देखना सर यूरेनियम की 1800 है, वो 1800 238 पार्टिकल की, उसका मैस भी 238 है। आयरन की अगर 492 है तो वो 56 की है, यानी उसके न्यूक्लियन से 56 है। ये 56 पार्टिकल्स मिलकर इतनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ये 238 मिलकर इतनी करते हैं। अगर सिर्फ एक पार्टिकल की बात करें, ये 256 पर तकसीम करो, 8.8 बनेगा। इसको 1800 पर तकसीम करो, ये 7.6 बनेगा। तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है आयरन के मुकाबले में। तो बच्चों याद रखना, जितने भी हैवी एलिमेंट होते हैं, रेडियम, रेडोन, प्लूटोनियम, पोलोनियम, जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इन सब की बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो एंड पर देखें बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखें ऐसे बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ नीचे की तरफ आता है। और ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इनकी कम होती है। ठीक है, शुरू वालों की बाइंडिंग एनर्जी भी कम होती है, एंड पर बाइंडिंग एनर्जी भी कम है। सेंटर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। हैवी एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, और लो एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है। ये बात समझ लगी है? ये है बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन क्या है? देखिए, मैं फिर से ज़रा ग्राफ बना देता हूँ बच्चों बाइंडिंग एनर्जी का। ओहो, चलो ये मैं ज़रा खाका बनाने लगा हूँ। दिस इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये एटॉमिक मास है। हाँ जी, शुरू में बाइंडिंग एनर्जी ये थोड़ी सी बढ़ेगी, 0 से कम होगी, फिर ऐसे 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 ऐसे। चलो देखें ज़रा। हाँ जी, शुरू वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, और एंड वाले जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ज़्यादा होती है। सेंटर में ये आयरन है, ये क्रिप्टॉन, जीनोन, मोलिब्डेनम, ऐसे एलिमेंट आते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो सेंटर वाले होते हैं वो ज़्यादा होती है। ठीक है, मिड में जो एलिमेंट्स आते हैं ना, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा किसकी है? आयरन की। इसलिए दुनिया का सबसे स्टेबल एलिमेंट कोई आपसे पूछे ना, सॉलिड फॉर्म में सबसे स्टेबल एलिमेंट, द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स, वो आयरन है, याद रखना। इज आयरन 56 मशहूर है। ठीक है, आयरन 56 ये दुनिया का सबसे इन सॉलिड फॉर्म में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल एलिमेंट है वो आयरन है। इसके न्यूक्लियस को तोड़ना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा। आयरन के न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में एनर्जी सबसे ज़्यादा निकली है, इसलिए जब इसको तोड़ने लगते हैं ना तो हमें एनर्जी भी सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है। दूसरा, इस दुनिया में सॉलिड फॉर्म में सबसे कसरत में जो चीज़ पाई जाती है वो आयरन है। आयरन की अबंडेंस भी ज़्यादा है बच्चों, जो एलिमेंट जितना स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा तादाद में होगा। तो ज़मीन से सॉलिड फॉर्म में सबसे ज़्यादा तादाद में जो एलिमेंट्स निकलता है वो आयरन है, ये याद रखना। ज़मीन में सॉलिड फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट निकलता है उस एलिमेंट का नाम क्या होता है? आयरन। आयरन सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो बच्चों हाँ जी, जो आपके पास है, अब देखें आगे मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट
चीज़ें बताने लगा हूँ। इम्पोर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट से सबसे इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो क्या है? पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, जब कभी बच्चों ये बाइंडिंग एनर्जी एंड वालों की बच्चों, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। एक लाइट एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, हैवी एलिमेंट्स की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। अभी मैंने पीछे बताया, सेंटर वालों की ज़्यादा होती है। जब कभी ऐसे न्यूक्लियस को जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, उन्हें कन्वर्ट किया जाए ऐसे न्यूक्लियस में जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है, व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है, मैं पहले लिख लूँ फिर समझाता हूँ। व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ लो बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is converted into a nucleus जब कभी किसी न्यूक्लियस को व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, जब लो बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ हाई बाइंडिंग एनर्जी पर, कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देन एनर्जी इज, हाँ जी, क्या होगा? कहता है जब कभी लो बाइंडिंग एनर्जी, मेरे हाथों पर देखना, लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कन्वर्ट किया जाए हाई बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस में, तो मुझे बताओ एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी निकलेगी बाहर? समझाओ ज़रा मुझे। फिर से देखो, जब कभी किसी ऐसे न्यूक्लियस को आप कन्वर्ट करो, आप किस में, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम थी, हमने उसे कन्वर्ट किया हाई बाइंडिंग एनर्जी में। लो बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस को हाई बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट किया है, लो से हाई में गए। एनर्जी देनी पड़ेगी या हमें मिलेगी? इस प्रोसेस में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या प्रोसेस हमें एनर्जी देगा? बताओ। तो 90% बच्चे इसमें कह देंगे सर लो एनर्जी से हमने न्यूक्लियस को हाई एनर्जी में कन्वर्ट किया है तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अब बच्चों ये भी तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी है? न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एक न्यूक्लियस है, उसकी लो बाइंडिंग एनर्जी, मतलब उसके न्यूक्लियस में कम एनर्जी रिलीज हुई है। जब मैंने उसे कन्वर्ट किया हाई बाइंडिंग एनर्जी में, इसका मतलब है इस प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। तो जब लो बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस को हाई बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, रिलीज्ड। एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी बल्कि एनर्जी बाहर निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देन एनर्जी इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में एनर्जी देनी नहीं पड़ती बल्कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी बच्चों रिलीज़ होगी, रिलीज़, तो एनर्जी रिलीज़। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसका क्या हमें कोई फ़ायदा होगा? तो आंसर है इसका बहुत फ़ायदा है। और यही तो हमारे रिएक्शंस हैं, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में यही तो काम होता है बच्चों। तो बच्चों फिशन और फ्यूजन रिएक्शन यही है। देखें फिशन क्या होता है? फिशन हमारे पास दो ही तरीके हैं। किन किन की एनर्जी कम है, लो किन किन की है? ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी हैवी एलिमेंट्स, हैवी जो एलिमेंट्स हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और ये जो लाइट एलिमेंट्स हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। लो सो अगर हम अपनी हैवी एलिमेंट को देखें, हमने लो बाइंडिंग एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है? हाई में। हाई किन की होती है? ये सेंटर वाले जो एलिमेंट होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है। तो क्या करो,
अगर फ़र्ज़ करें मैं अपनी हैवी एलिमेंट को पकड़ूं, जो मेरे बड़ा एलिमेंट है, उसको तोड़ूं 2 टुकड़ों में और इधर कन्वर्ट करूं, उसको तोड़ के 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बना दूं तकरीबन सेम साइज़ के। तो अगर एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़ के 2 छोटे छोटे दो न्यूक्लियस बना दिए जाएँ तकरीबन सेम साइज़ के, इस प्रोसेस को कहते हैं फिशन। ये फिशन रिएक्शन होता है, फिशन रिएक्शन। हाँ जी, इसमें फिशन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में, हैवी न्यूक्लियस इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 लाइट न्यूक्लियस जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। हैवी न्यूक्लियस इज़ कन्वर्टेड टू लाइट न्यूक्लियस। तो हैवी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम थी, इसे हमने तोड़ा, 2 ऐसे न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया, जैसे ज़ीनोन में क्रिप्टोन में कर दिया। इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, यूरेनियम से ज़्यादा है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी बच्चों, एनर्जी हमें मिलेगी। ये एनर्जी फिशन रिएक्शन एटम बम के अंदर होता है। हम एक बड़े न्यूक्लियस को पकड़ते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो बड़े न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। जब इसे 2 छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया जाता है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, रिलीज़। दूसरा रिएक्शन कौन सा होता है, फ्यूजन। फ्यूजन में क्या करते हैं, फ्यूजन में हम लो बाइंडिंग एनर्जी वाले और कौन से हैं, देखो एक तो हैवी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी कम है, दूसरा लाइट एलिमेंट की भी कम होती है ना। हमने करना क्या है, बस हमने ना अपने एलिमेंट लो बाइंडिंग एनर्जी वालों को हाई में कन्वर्ट करना है। तो देखें, अगर बड़े एलिमेंटों से तोड़ के 2 छोटे बना लें, या अगर कोई छोटा है तो 2 छोटों को मिला के बड़ा बना दे, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है, 2 लाइट न्यूक्लियाई मिलते हैं, 2 लाइट न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन हीलियम से ट्रिटियम, हीलियम से मिलेगा, तो वो सारी बातें यहाँ पर कहीं पर आ जाएंगी। तो लो बाइंडिंग एनर्जी वाली चीज़ को हाई बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें इधर लेके आओ, इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी इधर लेके आओ हाई बाइंडिंग एनर्जी में। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी, ये प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी। यही हमें चाहिए। जब भी हाई लो बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस को कन्वर्ट किया जाएगा, लो बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस को कन्वर्ट किया जाएगा, तो लो बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस को जब हम कन्वर्ट करते हैं हाई बाइंडिंग एनर्जी में, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो फिशन रिएक्शन में हैवी एलिमेंट्स जो होते हैं, यूरेनियम वगैरह, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं क्रिप्टोन, ज़ीनोन वगैरह में, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, तो एनर्जी हमें मिलती है। और फ्यूजन रिएक्शन में 2 लाइट न्यूक्लियस होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इनको मिक्स करके ना एक हैवी एलिमेंट बना देते हैं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज़ होती है। बस यही हमारा काम है। फिशन और फ्यूजन इस दुनिया के 2 मशहूर प्रोसेस हैं जिनमें बेतहाशा एनर्जी मिलती है आपको। और ये किस वजह से है, बाइंडिंग एनर्जी से। तो बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकलता है, व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कन्वर्टेड इनटू हाई बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियंस इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देन द एनर्जी इज रिलीज। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो। लो बच्चों, ये हमारा एक टॉपिक था मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का। मैंने बड़ी डिटेल में बच्चों छोटे छोटे पॉइंट्स को बार बार रिपीट किया, आपको समझाया, क्योंकि ये हमारे एमडी कैट का, एंटी टेस्ट का, बोर्ड का, हर तरह से ये इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के आपको सिखाया कि आप एक दफ़ा लेक्चर सुन लें तो कुछ चीज़ें बच्चों आपके जहन में बैठ जाएँ। आप अच्छी तरह इन 3 लेक्चर्स को सुनेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपके जहन में ऐसे हिफज हो जाएगा आपको। ठीक है जी। तो बच्चों, आपने वीडियोस को बार बार सुनना है, ना समझ लगे तो एक दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने, उस वक्त तक सुने जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। लेकिन इस टॉपिक को याद करना है, छोड़ना नहीं है। ये चैप्टर 21 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, कुछ चीज़ नोट करनी है तो कर लें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो रोक के नोट कर लिया करें, वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।